नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। गुरुग्राम में जीएमडीए की 9वीं बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, जहां कई अहम मुद्दों और विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए कई बड़े फैसले भी लिए गए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत स्थानीय विधायक और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जीएमडीए की 9वीं बैठक हुई, जहां 32 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ विकास कार्यों को किस तरह से तेजी से बढ़ाया जाए, इस पर भी मंथन किया गया। ग्रुप नाम के सेक्टर 102 से लेकर 110 सेक्टर तक पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को आदेश दिए। साथ ही इस पानी की सप्लाई को लेकर चंदू बुडेडा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर 115 तक पानी की सप्लाई बेहतर तरीके से हो सके और किसी तरह की परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए भी फैसला लिया गया। तो वहीं इसमें 28 गांव भी शामिल रहेंगे। के माध्यम से संकल्प लिया गया है कि 24/7 एक पहला टारगेट हमारा पूरे गुरुग्राम में ये पानी सप्लाई करने का है और उस पानी का पोर्टेबल वाटर पीने के लिए वो तो नेटवर्क सप्लाई होगा और बाकी क्षेत्र में रीयूजेबल वाटर, ट्रीटेड वाटर, इसको सप्लाई करेंगे। लेकिन पानी की कमी किसी भी गांव में, किसी भी सेक्टर में ये नहीं आने देंगे। इसके साथ ही गुरुग्राम में प्राइवेट बिल्डर सोसाइटी में लगातार बिजली की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि करीब 13 ऐसी सोसाइटी हैं जो फिलहाल बिजली की समस्या से जूझ रही हैं और वहां जनरेटर के मार्फत लाइट दी जा रही है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जल्द ही 13 सोसाइटीज में बिजली विभाग की तरफ से बिजली दी जाएगी और जो मेंटेनेंस बिल्डर को दिया जा रहा था उसे बिजली विभाग को ट्रांसफर किया जाएगा। वहां रहने वाले लोगों ने इस पर सहमति जताई है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। पावर सप्लाई में पैसे तो सामान्य पावर सप्लाई हमारी 24/7 है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन डेवलपर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने नहीं बनाया था और जो पैसा ईडीसी के माध्यम से उन्होंने जमा कराना था वो भी नहीं कराया था। ऐसे 16 बिल्डर्स थे और 90 प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन प्रस्यू करने के बाद 3 बिल्डर्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स अपने बना लिए और बाकी जो 13 बिल्डर्स हैं उन्होंने नहीं बनाए थे। वहाँ के रेजिडेंट्स लगातार जेनसेट्स के ऊपर अपनी पावर सप्लाई को ले रहे थे, लेकिन हमने ये तय किया है क्योंकि अभी पोल्यूशन का भी एक कारण है, सुप्रीम कोर्ट की बात सख्त है, तो उसमें हमने तय किया है ऐसे 13 बिल्डर्स के जो रेजिडेंट्स हैं वो उसमें प्रो रेटा जितना उस बिल्डर की तरफ बकाया है वो जमा करा देते हैं, तो हम उसमें सर्विस देने के लिए भी तैयार हैं। सब लोगों ने हाँ की है कि हाँ प्रो रेटा हम जमा कराएंगे, बाद में उन बिल्डर्स से लेकर के और उनको वापस कर दिया जाएगा। बिल्डर्स से लेने के लिए जहां पावर डिपार्टमेंट को शू करेगा वहां बिल्डर्स भी अपनी ओर से एक पार्टी बनेंगे ताकि उनसे वो रिकवर किया जा सके। और इस सारे काम को अब 10 दिन की फॉर्मेलिटी बाकी बची है, पॉलिसी बन गई है। 21 दिसंबर से ऐसे ये पावर कनेक्शन ये देने शुरू कर दिए जाएंगे। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं बना है उसको बनाना शुरू कर देंगे ताकि आने वाले 2-3 महीने बाद सब कनेक्शन वहां पूरे किए जा सकें। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले लाल डोरे को लेकर बैठक हुई थी, जिसके तहत लाल डोरे के अंदर जितने भी गांव हैं उनकी मैपिंग की जा रही है और सबकी प्रॉपर्टी की आईडी बनाई जा रही है, जिसके तहत लोगों को मालिकाना हक दिया जा रहा है।
हमारी चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी लालडोरे में। लालडोरे के अंदर जितने भी गांव हैं उन सबका मैपिंग की जा रही है, सबकी प्रॉपर्टी की आईडी बनाई जा रही है और बाद में उनको रजिस्ट्रेशन करके और गांव के आदमी को जिसका मकान है उसको मालिक बनाया जा रहा है। और ये जो स्वामित्व नाम से योजना शुरू तो हमने हरियाणा से ही की थी, बाद में केंद्र ने उसको अडॉप्ट किया है और सारे देश भर में ये लागू हो गई है। बल्कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है 14-15 में। उस दिन स्पेशली इसके ऊपर हम लोगों को कहा गया है, इसकी प्रेजेंटेशन बना के लाएं कि कैसे हमने शुरू किया है और हर परिवार को जो जहाँ रहता है उसको उसकी जमीन जो मलकियत है उसको उपलब्ध कराई जा सके। हम आगे भी योजना बना रहे हैं कि जहाँ कहीं बहुत सालों से जो कोई इलीगल एनक्रोचमेंट करके भी बैठे हैं और हमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में उस जमीन की आवश्यकता नहीं है तो उसमें भी विधिवत कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे ताकि उनसे पैसा लेकर के उनका मालिकाना हक उनको दिया जा सके। वहीं गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर भी बैठक में मंथन किया गया, जहां सीएम ने बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। तो वहीं सिकंदरपुर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जाएगा। तो वहीं शहर में मिनी बस चलाने की योजना को भी अमली जामा जल्द पहनाया जाएगा। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर को भी श्रद्धांजलि देकर नमन किया। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे राष्ट्र के लिए यह एक बड़ी क्षति है। हमारे देश के एक बहुत वीर बहादुर ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर वो जिस प्रकार से दुर्घटना में गए हैं, देश को एक बहुत बड़ी हानि हुई है। परिवार को तो हानि है ही है, लेकिन एक देश के लिए भी एक नौजवान एक जो इस प्रकार का ब्रिगेडियर के नाते से, बल्कि अभी उनकी एक प्रमोशन होने वाली थी, देश की बड़ी कमान वो संभालने वाले थे, लेकिन अचानक प्रभु इच्छा जैसा भी है हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमें बीच में छोड़कर चले गए। इसका बहुत हमको कष्ट है, दुख है और परिवार के लोगों को भी बहुत उसकी हानि हुई है। तो वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सीडीएस बिपिन रावत सहित हादसे में जान गंवाने वाले जवानों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि भारत मां के सपूत सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य जाबाज सैनिक जो हमें छोड़कर चले गए हैं, उन्हें पूरा राष्ट्र श्रद्धांजलि दे रहा है। विज ने कहा कि सीडीएस बिपिन रावत ने हमारी सेना को विश्व में अलग पहचान दिलवाई और सेना के आधुनिकीकरण के लिए अहम कदम उठाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हर संकट के मौके पर एक शेर की दहाड़ की तरह रावत दहाड़ते रहे और उनके नाम मात्र से सेना का हर व्यक्ति खुद में नई ऊर्जा महसूस करता रहा। लेकिन आज देश को बड़ी क्षति हुई है। भारत माता के सपूत सीडीएस बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और अन्य जांबाज सैनिक जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमको छोड़कर चले गए और सारा राष्ट्र उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है। सीडीएस बिपिन रावत ने हमारी सेनाओं को विश्व में एक अलग पहचान दिलाई। वो सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहे थे और हर संकट के मौके पर वो जिस प्रकार से एक शेर दहाड़ता है उस प्रकार से वो दहाड़े और उनके नाम मात्र से सेना का हर व्यक्ति अपने में एक नई ऊर्जा को महसूस करता था।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से विकास कार्यों को लेकर तेजी से करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में अनिल विज आज अंबाला छावनी में अंडरग्राउंड नाले का शिलान्यास किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस नाले को कंक्रीट से बनाया गया है, जो टांगरी नदी से होकर रामबाग रोड तक बन चुका है। ये नाला बोह गांव तक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंबाला कैंट में दुकानों और मकानों के आगे जितने भी नालियां हैं, उनमें पाइपलाइन डलवाकर बंद करवाया जा रहा है, ताकि पानी की निकासी सुगमता से हो सके और मक्खी मच्छर से भी बचाव हो सके। पानी की निकासी सुगम हो, उसके लिए सभी नालों पर काम चल रहा है। जो महेशनगर ड्रेन है उसको हम कंक्रीट की बनाते आ रहे और टांगरी नदी से लेके रामबाग तक बन चुकी है। उसको हम जहां से इसका उद्गम है बो के पास, वहां तक बनाना चाहते हैं। कुछ पोर्शन उधर से भी हमने बना दिया था। इसी प्रकार से गुड़गुड़िया नाला वो हमने बना के दिया, लगभग वो पूरा है। इन नालों में मैनुअली गंद निकालने की जरूरत नहीं। ये नाले मैंने IIT रुड़की से डिजाइन करवाए हैं। इनमें ट्राली उतर सकती है, ताकि JCB से बीच में ट्राली उतरकर इनकी सफाई की जा सके। अंबाला छावनी के जो पुराना सदर है उसमें घरों के, दुकानों के आगे जितने नाले थे उन सारों को हम बंद करवा के उनकी जगह पर पाइपलाइन डलवा रहे हैं, ताकि गंदगी खत्म हो सके, पानी की निकासी तेजी से हो सके, मक्खी मच्छर से निजात मिल सके। और वो 4 क्रॉस रोड तक डल गई है। तो वहीं सिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 2 दिवसीय अंत्योदय ग्रामोदय मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना से समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने में अहम भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कई गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याओं को भी सुना और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सिवानी के BDPO कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय ग्रामोदय मेले का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपायुक्त RS ढिल्लो, स्टेट नोडल अधिकारी सुरेंद्र सिंह समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मेले में पहुंचे लोगों को संबोधित भी किया। वहीं प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से राज्य में सभी कमाए वाले जरूरतमंद चिन्हित परिवारों की आय के स्रोत बढ़ाने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वो सभी परिवार जिनकी सालाना वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन्हें सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ देते हुए मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि जरूरतमंद परिवारों को उनकी इच्छा के अनुरूप उनके घर द्वार के नजदीक ही सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाए। कार्यक्रम के तहत जो गांव के सबसे गरीब आदमी की आय बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनोखा कार्यक्रम दिया है पूरे प्रदेश में। उसी के अंतर्गत शिवानी में आज ये मेला लगा, जिसमें विभाग के अलग अलग अधिकारी आए, अलग अलग स्टार लगाए हुए हैं और लगभग यहाँ पर पहले से आइडेंटिफाई किए हुए जो इलाके के सबसे गरीब आदमी हैं 1074 परिवार, उनको 2 दिन में यहाँ बुलाया जाएगा। उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनकी परिवार की बैकग्राउंड देख करके, और उनके लिए कोई उपयुक्त रोजगार, उपयुक्त कारोबार, उपयुक्त कमाई का धंधा उनके लिए ढूंढ के अधिकारी अपने आप उनको कोई न कोई योजना बना करके कोई स्कीम देंगे, जिससे उनके परिवार की आमदनी बढ़ जाए। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।
जिसका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ देना है, ताकि इन परिवारों को आर्थिक स्थिति से मजबूत किया जा सके, जिससे समाज में गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने का काम किया जाएगा। लोकतंत्र में पूरे देश में इससे अच्छी योजनाएं कहीं पर भी नहीं है। जो सबसे कमजोर तबका है उसको आइडेंटिफाई करके सारी सरकार उसके दरवाजे पे जा करके उससे पूछ करके योजनाएं दे रही है कि आपकी परिवार के हमने आमदनी बढ़ानी है, और इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, सारा अधिकारी इसकी देखभाल करेंगे। और हमारा लक्ष्य ये है कि जो गरीबी और अमीरी का जो खाई है इसको पाटा जाए। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ऐसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि प्रदेश का गरीब व्यक्ति आज बहुत खुश है, क्योंकि पूर्व की सरकारों में प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला, लेकिन अब मुख्यमंत्री के आदेश पर सरकारी योजनाओं को जनता के द्वार पर पहुंचाया जा रहा है। लोकतंत्र में जो खूबी है कि सबसे कमजोर आदमी है, अंत्योदय की भावना से जो हम काम करते हैं उसकी आमदनी को बढ़ाया जाए, और इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं लाने के लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। बच्चा बच्चा उनका धन्यवाद करता है। गरीब आदमी बहुत खुश है। उसको उम्मीद हो गई है कि उसको सारी उम्र होगी घूमते घूमते नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, सफेद कपड़े पहनने वालों के पीछे, उसको कुछ मिला नहीं। अब पहली बार मुख्यमंत्री के आदेश पर सरकार उसके पास आकर उसको कुछ देने जा रही है, और इसका लाभ उसको निश्चित तौर पर मिलेगा। वहीं मेले में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हेल्प डेस्क, पंजीकरण डेस्क, परामर्श केंद्रों और 19 विभागों के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही मेले में पहुंचे लोगों से भी बातचीत की। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जनता टीवी के लिए सिवानी से महासिंह शौरान की रिपोर्ट। तो वहीं हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सिविल रेस्ट हाउस से मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने स्वैच्छिक कोष से बल्लभगढ़ विधानसभा के सभी वार्डों को 50 रेहड़े समर्पित किए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छ बनाने के लिए मेगा अभियान की शुरुआत की है। इसी कड़ी में आज अपनी विधानसभा बल्लभगढ़ में सफाई स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 50 रेहड़े दिए गए हैं, ताकि शहर की सड़कों पर कूड़ा इधर उधर फैला हुआ नजर न आए। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताकि इस अभियान को तेजी मिल सके और देश स्वच्छ और सुंदर बन सके। नहीं, सफाई तो हमेशा होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व पूरे प्रदेश में जो सफाई अभियान है और स्वच्छ रखना अपने शहर को, अपने नगर को, इस अभियान के तहत जो फरीदाबाद के एनसीएफ कमिश्नर यशपाल यादव जी ने जो हर वार्ड में जो सफाई का अभियान है वो चला हुआ है, और बल्लभगढ़ में जो सफाई करने के बाद जो कूड़ा रहता है और अपने उससे ग्रांट से लेकर इनको रेहड़े दिए हैं, जो रेहड़े को एक उठा के कबाड़े को दूसरे स्थान पर ले जाएं, शहर में बिखरे नहीं, इधर उधर सड़कों पे, रोडों पे बिखरता रहता है। तो इस अभियान को हमें मजबूत बनाना है। सारे पार्षद हैं, और जितना शहर सुंदर रहेगा उतना ही शहर विकास की तरफ होगा। तो सभी साथी, सभी अधिकारीगण अपने वार्ड में, अपने कॉलोनी में, बाजार में इस सफाई अभियान को तेजी नहीं होगा। अब तो इको बीम के थ्रू जहाँ से उठाएंगे और सीधे जहाँ पॉइंट है वहाँ पर डालेंगे, और सीधा जहाँ इनका है डिस्पोजल वहीं डिस्पोज करेंगे। अब ये नहीं कि बाज़ार में फेंक दिया है, कि समस्या बाज़ार में मोहना रोड पे है, तिगाम रोड पे है, कुछ ऐसे खत्ते हैं पड़े हैं, पर हम चाहते खत्ते नहीं गिरे, वहीं गिरे जहाँ इनका स्थान। आज 50 रेहड़े हमने दिए हैं, जितनी जरूरत होगी रेहड़ों को उतने देंगे। बल्लभगढ़ 2014 का, बल्लभगढ़ 2021 का बल्लभगढ़ देखिए, और बल्लभगढ़ में 2014 से पहले बल्लभगढ़ की हालत और 2021 में बल्लभगढ़ की हालत देखिए। बल्लभगढ़ विकास की तरफ है। बल्लभगढ़ में हर क्षेत्र विकास हुआ है, चाहे स्कूल में, एजुकेशन में, रोड में, सीवर में, पानी में, लाइट में, हर क्षेत्र विकास हुआ है। आने वाले समय बल्लभगढ़ को हम पूरी तरह कचरा मुक्त करेंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लगाया, जहां मुख्यमंत्री ने न केवल लोगों की समस्याएं सुनी बल्कि उन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा भी कर दिया, जिसके बाद सभी प्रतिनिधि मंडल और शिकायतकर्ता खुश नजर आए और सीएम का तहे दिल से धन्यवाद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडलों की शिकायतें सुनी और मौके पर ही उनके निवारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनता दरबार में सभी प्रतिनिधि मंडल और शिकायतकर्ता बेहद खुश नजर आए। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है इन प्रतिनिधि मंडलों और शिकायतकर्ताओं का। 6 साल हो गए हमने ये दुकान ली थी, उसके पैसे सारे भर दिए हुए हैं। अच्छा। मगर फिर वो 10 लाख रुपया मांगते हैं और मेरे पास जितना पैसा था वो मैंने सारा कोरोना फंड में दे दिया था, ताकि मेरे पास कोई पूंजी नहीं थी देने के लिए। मैं सारी पेमेंट इनकी कर चुका था। 6 साल हो गए मुझे धक्के खाते। सरकार अपनी हो, जहाँ जाता था वहीं धक्के मिलते थे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात सुनी है और फैसला दिया है कि आज ये इसका काम कर दो। मैं मुख्यमंत्री का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी काफ़ी लंबे समय से मांग थी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की, जो आज हमारी पूरी हुई। और जो हमारा मिलने का विषय था वो था हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के जो हमारे विद्यार्थी हैं, जिनकी स्कॉलरशिप 2013, 14, 15 से पेंडिंग थी और जो अभी तक आ नहीं रही थी, रिलीज नहीं हो रही थी। और दूसरा इशू था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे पंजाब के शेड्यूल कास्ट के बच्चों को 0 फीस पे एडमिशन मिलता है, सेम प्रोसेस हमारा हरियाणा के शेड्यूल कास्ट के बच्चों को भी पंजाब यूनिवर्सिटी में हो। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि 2018 से लेकर आगे तक का जितना भी स्कॉलरशिप है वो 30 जनवरी तक रिलीज कर दिया जाएगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री साहब जी का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करते हैं कि उन्होंने हरियाणा के तमाम अनुसूचित जाति के छात्रों की जो समस्या थी इतने लंबे समय से, उसको मतलब निवारण करने का काम। हमारा गांव हजारों साल पुराना गांव है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव था और उसका नाम बगैर गांव वालों की नॉलेज के, बगैर किसी प्रस्ताव के, और उसका नाम हेली मंडी कर दिया। तो इस बारे में जब हमें तब पता चला, जब ये आधार कार्ड ऑनलाइन बनने लगे, तब पता चला कि हमारा गांव का नाम ना गूगल रिकॉर्ड में है ना कहीं भी है। तो तब से हम ये मुद्दा उठा रहे थे और आज हम सीएम साहब से मिलने का मौका मिला और सीएम साहब ने हमारी बात को स्वीकार माना है और उन्होंने स्वीकृति दे दी, हमारी नाम बदली करवा देंगे। करनाल में हमारी इंडस्ट्रीज़ है जो 30-30 साल पुरानी है। वहाँ पे एक्वायर का 37 सेक्टर के लिए एक्वायर कर रहे थे, उसमें हमारी फैक्ट्रियाँ आगे वाला पोर्शन ग्रीन बेल्ट के अंदर एक्वायर हो गया था। हमारी एक्वायर होने के बाद हमारी फैक्ट्रियाँ बंद होती थी, इसलिए हमने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें बचा दें किसी तरह से। सीएम साहब ने हमें इंश्योरेंस दी है और बहुत अच्छा रवैया था उनका, बड़ा अच्छा एटीट्यूड था। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह कॉपरेट किया और बोला है कि हम पुरानी इंडस्ट्री को नहीं टूटने देंगे। हम बहुत थैंकफुल हैं सीएम साहब के। आज हम मेनली 4 डिमांडों के लेकर मुख्यमंत्री जी से मिले थे। जो डिमांडें हमने पहले मुख्यमंत्री हाउस में दे रखी थी, एक तो हमारा डीजल जो डिपो के अंदर से लेने बारे, और एक हमारा जो पार्किंग डिपो के अंदर से करने बारे, और जो हमारी बसें 300 किलोमीटर पर डे चलती है मिनिमम इंश्योर, वो मोर देन लंबे रूटों पर डलवाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो सभी मांगे आपकी पूरी की जाएंगी और आपकी बसों को भी लंबे मार्गों पर चलवाया जाएगा। तो आज हमारे हरियाणा के सभी गुरुकुल विद्यापीठ संस्कृत पाठशालाओं के प्रतिनिधि संचालक माननीय मुख्यमंत्री जी से धन्यवाद ज्ञापन दिया है कि जो गुरुकुलों में अध्यापकों की वेतन की समस्या रहती है, वो वेतन की संस्तुति करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा संस्कृत अकादमी को दिया है, जिसके फलस्वरूप हमने वो 18 फाइलें केंद्रीय विश्वविद्यालय को भेज दी और उनसे जो पैसा अब इनके सीधे खाते में आएगा। वही मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री महीने में एक बार जनता दरबार लगाते हैं और उन्होंने ये मॉडल पिछले 7 साल से अपनाया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा असर दिखा है और आज भी लगभग 250 लोग और 21 प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री से मिले।
ये करीबन 250 के करीब लोग इसमें आए और इसमें समस्याएं कुल मिला के 21 जो डेलीगेशंस थे वो थे। कुछ लोग थे आभार व्यक्त करने वाले, जो कि पहले काम हुए हैं, सरकार द्वारा किए गए हैं। कुछ इनमें से 2 बच्चे भी आए थे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको मिला, उनको प्रोत्साहन राशि भी दी और उनका मान सम्मान किया। और इसके अलावा जो विभिन्न समस्याएं हैं, और खासकर आज देखा जाए तो एक काफ़ी 4 बड़े डेलीगेशंस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए आज माननीय मुख्यमंत्री को मिलके गए हैं। सभी की समस्या का मोटे तौर पे निराकरण हुआ है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसमें से निकल कर आए हैं। ये कई ऐसे मुद्दे थे जो बहुत दिनों से लंबित थे और कहीं ना कहीं अधिकारियों की और जो प्रार्थी थे उनकी कहीं एक मत नहीं बन पा रहा था, कहीं बॉटलनेक में नहीं बन पा रही थी। जैसे कि एससी बच्चों की फीस का एक मामला है जिसमें 4-5 डिपार्टमेंट्स के आपस में जो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ फंड्स हैं उनकी वजह से एससी बच्चों को वक्त पे फीस नहीं मिल पा रही थी। उसको माननीय मुख्यमंत्री ने सभी डिपार्टमेंट के एसीएस जो करीबन देखें 6 डिपार्टमेंट्स को आज एक साथ एक मेज पर बिठाया और जो बच्चे जो प्रार्थी थे उनके एक डेलीगेशन की उनसे मुलाकात कराई और इस बात की को इंश्योर करने के लिए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो जिन बच्चों की स्कॉलरशिप्स डिसबर्स नहीं हुई है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ में कराई जाए। इन कार्यक्रमों का एक बहुत ही अच्छा असर पूरी कार्यक्रम प्रणाली पे जाता है। ये विन विन सिचुएशन है, ना केवल प्रार्थियों को फ़ायदा होता है, अधिकारियों को भी इसका फ़ायदा होता है। जो प्रार्थी हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी तक पहुंचने के लिए विभिन्न चैनल से भिन्न माध्यम से जाना पड़ता है। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार